हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में मैं अंधेर नगरी नाटक जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, इस नाटक की कथावस्तु का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करूंगा। यह नाटक सही मायने में भारत की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को लिखित करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने इस प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी में अंग्रेजी प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने उस समय चारों तरफ लूट खसोट, अन्याय, अत्याचार, अधर्म, क्रूरता, अमानवता इत्यादि जो दुराचार थे वो समाज में व्याप्त थे। इन तमाम चीजों पर नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजी प्रशासन के विरोध में एक क्रांतिकारी लहर पैदा कर दी कि जिस समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार, अनैतिकता व्याप्त हो जाए, वहां रहने लायक माहौल नहीं होता। इस नाटक की कथा वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है कि आज भी कुछ पंक्तियां और कुछ कथा वस्तु की अंश आज भी प्रासंगिक है। ध्यान देने की बात है कि इस नाटक में कुल 6 अंकों का समावेश हुआ है और पहले अंक में एक गुरु जो कि महंत जी हैं, उनके पास 2 शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। तो महंत जी अपने इन दोनों शिष्यों के साथ प्रवेश करते हैं। दूर से ये लोग भजन करते हुए प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर भजन ये लोग गाते हैं। उसके बाद भजन की समाप्ति होती है। गोवर्धन दास ये कहता है अपने महंत जी से, गुरु जी से, कि मैं बहुत सारी भिक्षा लाता हूं। इस नगरी को देखकर ऐसा लगता है कि यहां लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं। इस पर महंत जी गोवर्धन दास जी को समझाता है, आदेश भी देता है कि अधिक लोभ करना बहुत बुरी बात है। और दूसरे अंक में ध्यान देने की बात है कि दूसरे अंक में बाजार का बड़ा ही मनोरम और बड़ा ही व्यंग्यपूर्ण दृश्य है। किस तरह से अंधेर नगरी और चौपट राजा के जो व्यवस्था है, जो बाजार की जो व्यवस्था किस प्रकार की है, उसके यथार्थ स्वरूप का मूल्यांकन किया गया है। ध्यान देने की बात है, इसमें बाजार के दृश्य में कबाब वाला
और हलवाई, कुजड़ीन और मछली वाला, ये तमाम लोग बारी बारी से अपनी मौजूदगी दिखलाते हैं। इन सभी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ जैसे मानो इनके गानों में, इनके शब्दों में बहुत कुछ छिपा रहता है। यह सब कुछ विशेष रूप से आकर्षणीय दृश्य अगर हम देखें दूसरे अंक में, इसके जो व्यंग्यात्मक जो संगीत हैं वो बड़ा ही मनोरम है। जैसे चूरन वाला जो पाचक वाला है, उसके बेचने की शैली में बड़ा आकर्षण है। चूरन अमल वेद का मारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलीना, जिसको बाता श्याम सलोना, चूरन बना मसालेदार, जिसमें बट्टे की बहार। इस तरह चूरन को बड़ा ही मजेदार तरीके से पेश किया गया। अंग्रेज सिपाही चूरन खाते हैं, अधिकारी वर्ग चूरन खाते हैं, बड़े से बड़े घूस को पचा लेते हैं। इस चीज को इसमें दिखाया गया, यानी सभी पर करारा व्यंग है। लोग, जितने भी लोग हैं इसमें, अपने अपने पेशे के अनुसार आवाज लगा लगा कर अपनी अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। इनकी आवाजों में जाति आदि पर तीखे व्यंग भी निहित है इस नाटक में। तीसरा अंक जो है वह गोवर्धन दास जो है वो भिक्षा मांगता है। उसे 7 पैसे वह भिक्षा के रूप में पाता है, ढेर सारी मिठाई खरीद लेता है। वो बड़ा आश्चर्यचकित है, उसे बड़ा अच्छा लगता है इस नगरी में, क्योंकि चारों तरफ खाने पीने की सामान बड़ी सस्ती है और इसलिए बहुत सारी मिठाई खरीद लेता है और मिठाई खरीद कर करके अपने गुरु जी के पास ले जाता है। ध्यान देने की बात है, उसके जो खरीदी हुई मिठाई है वो अपने महंत के सामने और उसके जो साथी नारायण दास जी हैं उसके सामने वह रखता है और बताता है, यहाँ के बाजारों की विशेषता बताता है, इस नगरी की विशेषता बताता है। तो वहां पर बल्कि महंत जी पूछते हैं किस महापुरुष ने इतनी सारी मिठाइयां दी, तो बताता है कि वह 7 पैसा भिक्षा में पाया था और बहुत सारी मिठाई ले लिया। बहुत सस्ती मिठाई है, हर सामान बहुत सस्ती है यहाँ पर। तो गुरु जी ने उसको शिक्षा भी दिया, उपदेश भी दिया। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। ध्यान देने की बात है, गुरु जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि जिस अंधेर नगरी में जहां का राजा चौपट राजा हो और जहां अच्छाई और बुराई में कोई फर्क न हो, धर्म धर्म के कार्यों में फर्क न हो, तत्काल उस देश को, उस राज्य को छोड़ देने में भलाई है।
बहुत समझाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास को अच्छा नहीं लगता। गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी मैं यहीं पर रहूंगा, मुझे खाना पीना अच्छा लगता है, बड़ा सस्ता है, कम मेहनत में पेट भर जाएगा। अरे हम लोग तो भोजन पाते नहीं थे जल्दी, बहुत चारों तरफ महंगाई थी, लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा है। गुरुजी ने उसको सावधान करते हैं, लेकिन वो नहीं जाता है। फिर भी गुरुजी कहते हैं जब तुम मुसीबत में पड़ना तो मुझको याद कर लेना। और गुरुजी जानते थे कि मुसीबत जरूर पड़ेगा, क्योंकि न्याय नगरी में रहना ठीक नहीं होता। इसके बाद उसको छोड़ चले जाते हैं। इसके बाद चौथे अंक का प्रारंभ होता है। ध्यान देने की बात है, चौथे अंक में एक फरियादी फरियाद लेकर आता है कि उसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार से दबकर मर गई। तब अतः दोषी को दंड दिया जाता है। राजा दीवार को बुलवाने के लिए कहता है, पर वह उसे ज्ञात होता है कि दीवार ईंट चूने की बनी हुई है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। और तब कल्लू बनिए को बुलाया जाता है। यह कल्लू बनिया कारीगर को दोषी बताता है। इसके बाद कारीगर चूने वाले को दोषी बताता है। चूने वाला भिस्ती को दोषी बताता है। भिस्ती कसाई पर, और इसके बाद कसाई जो है भिस्ती कसाई गणेरिया पर दोष मरता है। और गणेरिया यह कहता है कि कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, अतः मैं भूल से छोटी भेड़ के स्थान पर कसाई को बड़ी भेड़ दे दिया, और दोष से वो बचना चाहता है। वह अपना दोष उस कोतवाल पर डालना चाहता है। अतः इस बात को राजा मान लेता है कि यदि भूल से गणेरिया ने कसाई को बड़ी भेड़ दे दी, बड़ी भेड़ न दी होती तो भिस्ती का बड़ा मशक बनी होती, और न उसकी मशक से चूने में अधिक पानी पड़ता, और न चूना बनाने वाला, ध्यान दीजिए, गारा गीला नहीं करता। निश्चय होता है उसकी सवारी ही गणेरिये की भूल का कारण है। अतः उस कोतवाल को सजा देने की बात वो राजा सोचता है कि अब गलती तो हुई है, एक बकरी मरी है, किसी न किसी को सजा तो मिलनी चाहिए। तो राजा ने आदेश दिया कि जो भी यानी किसी एक व्यक्ति को फांसी तक पर झूलना है। फांसी की जो रस्सी थी उसका गला मोटा था। यह हुआ कि किसी मोटे आदमी को इसके रस्सी के फंदे में झुलाया जाए। अब चारों तरफ उसके आदमी, ध्यान देने के बाद 5वां अंक में मैं प्रवेश कर चुका हूं। राजा के जो सैनिक थे अब मोटे तगड़े आदमी को ढूंढने लगे। इधर गोवर्धन दास जो था मुफ्त में खा खा करके मोटा हो चुका था। जब सिपाही लोग उसको पकड़ने लगे तो कारण पूछता है कि भाई मुझको क्यों सजा दी जा रही है। तब उसको मालूम चलता है कि कोतवाल की गर्दन थोड़ी पतली है, फांसी का फंदा बड़ा है, अतः मोटे आदमी का होना आवश्यक है।
मिठाई खा खा कर गोवर्धन की का मोटा गर्दन जो है उसके लायक ठीक बैठेगा। अब बेचारा वो परेशान हो गया, लाया गया वहां फांसी के तख्त के पास में। मोटा तगड़ा था, उसका गला भी मोटा था। अब इस मुसीबत की घड़ी में बेचारा वो गोवर्धन दास अपने गुरु महंत जी को याद करता है कि प्रभु बचा लीजिए, मेरी जिंदगी आज खत्म हो जाएगी। अब छठवां अंक प्रारंभ होता है, ध्यान दीजिए। छठे अंक में शमशान से गोवर्धन दास को आपत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए गुरु जी उपस्थित हो जाते हैं। उपदेश देने के बहाने वे महंत गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं जाकर। इसके बाद दोनों में ही परस्पर प्रतियोगिता की भावना हो जाती है, गुरु महंत में और गोवर्धन दास में, कि फांसी पर दोनों कहते हैं कि मैं चढ़ूंगा। इस तरीके से तब महंत जी ने बताया कि जब जो सिपाही लोग थे, कोतवाल साहब था, ये सब पूछने लगे कि भाई क्या बात है, आज तक तो ऐसा मालूम नहीं हुआ कभी कि फांसी तख्त पर लड़ने के लिए, तख्त पर चढ़ने के लिए लड़ाई हो रही कि मैं मरूंगा, तो कह रहा है मैं मरूंगा। तो महंत जी बताते हैं कि यह घड़ी बड़ी शुभ है, ये जो फांसी की घड़ी है, जो मुहूर्त है, बहुत ही शुभ है। जो भी मरेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कोतवाल बोला कि मेरे रहते हुए पहले मैं मरूंगा। इसके बाद राजा पूछता है भाई क्या बात है कि तीनों लड़ रहे हैं आपस में, सभी कि मैं मरूंगा फांसी तख्त पर जाने के लिए। इसका राजा को भी बताया जाता है कि फांसी घड़ी बहुत ही शुभ है, जो इसमें मरेगा उसको सीधा बैकुंठ धाम मिलेगा। तो भ्रष्ट राजा, चौपट राजा जो था, वह कहता है कि मेरे रहते हुए स्वर्ग में बाकी कोई लोग नहीं जा सकते, राजा को रहते हुए स्वर्ग में सबसे पहले बैकुंठ में मैं जाऊंगा। वो फांसी तख्त पर लटक जाता है। इस तरह से चौपट राजा की फांसी हो जाती है। इस तरह से इस प्रहसन में राज्य व्यवस्था के, यानी राज्य व्यवस्था में फैली हुई कुरीतियां, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, सब कुछ बड़े मार्मिकता के साथ लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। और अगर देखा जाए इस प्रहसन में प्राय जितनी पंक्तियां हैं आज के समाज के लिए भी लागू होती हैं। इस वर्तमान समाज में भी जनतंत्र के नाम पर तमाम अधिकारी, तमाम लोग, तमाम नेता भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ध्यान दें इन पंक्तियों को। हम बड़ी मार्मिकता के साथ हमारे नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे लिखा है। ये पंक्तियां कितनी मनमोहक हैं। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, साच कहे ते पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, भीतर होई मिलन की कारो, कहिए बाहर रंग झटकारो, अंधा धुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। यानी हमारे नेताओं में कितना लूट की भावना है। बहुत से नेता, बहुत से अधिकारी आज भी बात सही है,
सच कहना मुश्किल है। अगर आप सच कह दीजिए, प्रशासन वर्ग आपको रहने नहीं देगा। किसी की हत्या हो जाए, अगर आप उसे देखे हुए हैं, अगर सच कह दीजिए तो शायद आपकी भी हत्या हो सकती है। बहुत ही मुश्किल है। यानी जनतंत्र के नाम पर वर्तमान समय में, अभिव्यक्ति के नाम पर तमाम झूठ, तमाम भ्रष्टाचार, अनैतिकता समाज में फैल रहा है। तो सही बात तो यह है, यह नाटक जहां एक और मनोरंजन और प्रहसन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, प्रभावशाली है, वहीं दूसरी ओर यह नाटक अंग्रेजों के समय में या उस समय में जो छोटे मोटे जो रजवाड़े थे, कितना जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे, अनैतिकता, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ था। तो नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भले उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों, उस समय के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया हो, लेकिन कहीं न कहीं यह नाटक कुछ अंशों में वर्तमान समाज की भी व्यवस्था, कुछ जगहों पर जो राजनेता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिस तरह से वे अन्याय और अधर्म में लिप्त हैं, तो मानो यह नाटक आज भी इसकी बहुत सी कड़ियां यथार्थ सत्यता को उजागर करती हैं। इस तरह से यह अंधेर नगरी नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के नवयुवकों को, और इस रूप में है किस तरह से हम समाज में अपने आप को बचाएं, अपने प्रभाव को बचाएं और समाज और देश की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हमारे नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत कुछ कह दिया है। इसे जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है और इस अंधेर नगरी के कार्यों से बचने की भी आवश्यकता है। धन्यवाद।